आमदनी करके दूंगा। कहाँ है वो गारंटी? ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और निर्मल जी से हम जानना चाहते हैं। निर्मल जी, आपके हमने जो बहुत सारी स्टेटमेंट केजरीवाल की भी देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं और आपका गठन भी कांग्रेस को परास्त करने के लिए हुआ। अब क्या इतना प्रेम कांग्रेस के साथ जाग रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के साथ प्रेम की बात नहीं है। मैं देखिए, अगर इंडिया अलायंस हुआ है तो इंडिया अलायंस इस देश की जनता के लिए हुआ है, क्योंकि जब भी कोई आम जनता के लिए काम कोई भी सरकार करेगी, हम उसका हमेशा समर्थन करेंगे। और मेरा ये मानना है और बड़े अदब के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में और अदरवाइज ऑल्सो यही बोलती हूँ कि जो भी सरकार अच्छा काम करे, ट्रांसपेरेंसी से काम करे और लोगों के हित के बारे में सोचे। एंड सबसे बड़ी बात है, देखिए, आप पैसा भेज रहे हैं लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दो चीज़ें एग्जाम्पल मैं जम्मू का ही देना चाहती हूँ, क्योंकि हम देश की बात बाद में करेंगे, पहले अपने प्रदेश को तो ठीक कर लें हम। इन्होंने पहले मीटर लगाए, उसके बाद स्मार्ट मीटर से पहले फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए, फिर अब स्मार्ट मीटर लगाए। अब मेरे को सुनने में आ रहा है कि अब फिर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, और आप रोड साइड पे अगर आप देखें, इतनी स्ट्रीट लाइट्स जो इन्होंने आउटसोर्स हर चीज को कर देते हैं, लेकिन उसका पूछते ही नहीं है ये कि अकाउंटेबिलिटी नहीं उसकी होती है। आज सुबह ही बात है, यानी ये अकाउंटेबल नहीं है, इसलिए आपका प्रेम जो है, यानी आपकी पार्टी का प्रेम की बात नहीं है। प्रेम की बात नहीं है। मैंने पहले भी बोला, जब भी जनहित में कोई भी सरकार काम करेगी, आम आदमी पार्टी का आप देख रहे हैं दोनों जगह आम आदमी पार्टी कैसे काम कर रही है। दूसरी बात, क्योंकि मैं एजुकेशन साइड से हूँ, तो मैं आपसे ये एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहिए, इस सरकार ने सबसे बड़ा जो विडंबना है वो ये कि बच्चा 12th पास करने के बाद अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं जाना चाहता, वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, हर बच्चे को अब एक फॉर्म भरना पड़ेगा 100 रुपए का, और अगर वो और एंट्रेंस देनी पड़ेगी। अगर वो एंट्रेंस पास नहीं करता है तो वो बच्चा एडमिशन ही नहीं किसी कॉलेज में ले सकता। कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये इनलीगली, उसका कोई हिसाब किताब है? क्योंकि जो बच्चा उस मार्क्स के बीच में नहीं आएगा वो ग्रेजुएशन ही नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, देश आगे जा रहा है कि देश पीछे जा रहा है? आप बताएं मुझे। और ऐसी सारी मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। साहिल जी, आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी जब बलदेव जी ने कहा था कि 87 में रिग्यू हुई। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान गिरता है, कद गिरता है। याद आया आपको जब आपके लोग बाहर जाकर के ये कहें कि मोदी को हटाना है, पाकिस्तान वालों आप हमारी मदद करो। देखिए, आप फॉरेन में जाकर के कहें कि लोकतंत्र खतरे में है भारत का, तब भारत का मान बढ़ता है। आप सर्जिकल स्ट्राइक के नमूने मांगे कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी है कि नहीं, तब मान बढ़ता है। देखिए विनोद जी, हम आर्मी के नाम पे, हम सेना के नाम पे वोट नहीं मांगते। इसमें एक बात को ये जोड़ देना चाहता हूँ। दूसरा, आपने अभी कहा कि आपका कांग्रेस के प्रति प्रेम क्यों बढ़ रहा है। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेम नीतीश कुमार के लिए क्यों बढ़ रहा है। नीतीश कुमार भी तो आज से कुछ समय पहले तक जो थे वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, और अमित शाह जी मुझे याद है आप जब बात कर रहे हैं आप कीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। चलो, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो अमित शाह बिहार में जाकर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, उन्हीं के लिए दरवाजे खोलने का काम अब इन्होंने ये कर दिया है। तो इसलिए ये अपने सहूलियत के हिसाब से जो है राजनीतिक दल जो है वो राजनीति करते हैं। अब मैं सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा बलदेव बलोरिया जी ने जो कहा, राष्ट्रवाद की बात की। देखिए, इनका राष्ट्रवाद नहीं है, इनका धार्मिक राष्ट्रवाद है। इनका राष्ट्रवाद से इनका धार्मिक उन्माद है, इनका धार्मिक उन्माद का राष्ट्रवाद है। आप अगर 2019 की बात कर रहे थे तो यही इनके गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब। इनके फर्जी राष्ट्रवाद की पोल तो सत्यपाल मलिक साहब ने खोली। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा का हमला हुआ, विनोद जी, मैंने कहा कि जब पुलवामा का हमला हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री जी को फोन किया और मैंने कहा कि ये हमारी गलती थी। अगर हमने उन जवानों को हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उपलब्ध करवाए होते तो ये घटना नहीं होती। ये बड़ी घटना नहीं होती तो प्रधानमंत्री का जवाब आज आप सुन नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा अभी चुप रहो, ये अभी बात हम पाकिस्तान के ऊपर डाल देंगे। इस कारण इनके राष्ट्रवाद को पूरी दुनिया जानती है। भारत की संसद के ऊपर हमला हुआ तो वो तब इनकी सरकार थी। अक्षरधाम के ऊपर हमला हुआ, इनकी सरकार थी। रघुनाथ मंदिर के ऊपर हमला हुआ, इनकी सरकार थी। पुलवामा हमला हुआ, इनकी सरकार थी।
पठानकोट के एयरबेस में हमला हुआ, इनकी सरकार थी। इसलिए ये राष्ट्रवाद और हमले कब किसके समय हो रहे हैं ये ना बताएं। कश्मीरी पंडितों के साथ आज क्या हो रहा है कि उनके एम्प्लॉइज जो है उनको वहां पर रहने नहीं दिया रहा, और जो पुंछ राजौरी जिसको आतंकवाद फ्री घोषित कर दिया गया था, आज वहां आतंकवाद जो है अपने पैर जो है वो वहां पर पसार रहा है। इसलिए ये हमारे साथ पूरे मुद्दों पर जाएंगे। आज का मुद्दा देखिए, मैं मुद्दे से कभी भटकता नहीं हूं, मैं जो हूं हमेशा मुद्दे के ऊपर रहता हूं। आप इधर उधर की बातें करके फिर मुद्दे में आ जाते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है लोकतंत्र। देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र हिंदुस्तान का खतरे में है। जब सरकारें गिराई जा रही हैं, जब एमएलए विधायकों को खरीदा जा रहा है, जब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ के उस पूरी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अरे वो अनिल मसूद जो था वो आपका पदाधिकारी है, वो आपका एस पदाधिकारी था माइनॉरिटी मोर्चा का, आप उसको आरोप बनाकर जो है वहां पर बिठा देते हैं और वहां पर लोकतंत्र की जो है धज्जियां उड़ाई जाती हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो राइट टू प्रोटेस्ट है, ये हमारा अधिकार है। आप किसानों के ऊपर पहले गन चलाने का काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं। यहां जम्मू कश्मीर के अंदर आपने ये कानून आपने ये कहा है कि जो भी डेली वेजेड एम्प्लॉय अगर वो स्ट्राइक करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये आज यही तो चीजें हैं जब हम कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है और इनको हटाना बड़ा जरूरी है। अगर इनको नहीं हटाया गया तो इसलिए जो जिस इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हो, अरे 65% वोट के साथ इंडिया अलायंस जो है वो शुरुआत करेगा। इसलिए तो घबराहट है। जिस नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद करने की बात कर रहे थे, आज उसके लिए दिल खोलने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं एक और चीज करना चाहूंगा, मुझे बड़ा तरस आता है। देखिए बलदेव बलौरिया जी जो है बड़े पुराने जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वर्कर है, लेकिन लगता है फिर भी इनके अंदर लीडरशिप की बैंकरप्सी है, क्योंकि इनको नेता लोग तो चाहिए कांग्रेस के अंदर से। कांग्रेस के अंदर अशोक चौहान होते हैं, उसके खिलाफ 2 दिन पहले संसद के पटल में खड़े होकर निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि ये आदर्श बलौरिया साहब, लेकिन इनको जो है नेताओं की कमी है आपके पास। जो एक सर्वे मुझे बता रहा था, अभी 303 सीटों में से 150 ही आपके अपने हैं जो घर से उंगली पकड़ के चलते। दूसरा, धार्मिक अनुवाद की राजनीति करने का पर आरोप लगा है। मैं इसका मंदिर मस्जिद 80-20, गीता कुरान, शमशान घाट कब्रिस्तान और कपड़ों के रंग से पहचानने की अभिषा बात करते हैं जी। मैं अब मेरी आपकी बात आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं कि ये जो बात कर रहे हैं कि इनको कांग्रेस के लोग लाना पड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक डूबता जहाज है। जब कोई जहाज डूबने लगता है, हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इधर दूध से तो लगातार इनके लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं और मजबूत जहाज को पकड़ता है, जो जहाज जिसका गारंटी है जहाज की। मेरी बात सुना, मैंने आपको सुना, मेरी बात सुना। जब जहाज डूब रहा होगा तो दूसरी जहाज में बैठेंगे जिसकी गारंटी है वो पार लगाएगा। तो हमारा जहाज जो है गारंटी है मोदी जी की, ये भाग के सब उधर आ रहे हैं। कांग्रेस को खतरा है कि अगर इस बार मोदी जी जीत जाए तो सचमुच कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस में नहीं रहेगी। हमारे पे धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। हम राम मंदिर बनाने के लिए लड़ रहे थे, इनके कपिल सिब्बल जी और बाकी नेता राम मंदिर रखवाने के लिए वक्फ बोर्ड के वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, सब दुनिया जानती है। तो इनकी और विचारधारा हमारी विचारधारा अलग बात थी। नहीं बात देखो, जिसके ऊपर आप इनको बीच में नहीं बोल रहे भाई साहब, आप बोल रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। मैंने आपको सुना तो इनकी विचारधारा उसके साथ ही। तो ऐसे लोग जो है शाहबानो केस के लिए संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। शाहबानो केस का कौन नहीं जानता, सब इनका पता है। इनकी आज लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, मोदी जी की गारंटी जो है वो बहा रही है। आपने पूछा कि आपको कांग्रेस के साथ प्रेम कैसे हो गया, ये बड़ी बात थी। आज प्रेम इनको ऐसे हो गया, जब कोई तूफान आता है, जब कोई बाढ़ आती है, तो दो दुश्मन भी आपस में एक पेड़ पे बैठ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। वही तूफान मोदी जी का आया हुआ है, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन बचेंगे फिर भी नहीं। 400 पार होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। 2 महीने के बाद आप इसी मंच पे देखना, इनको बुला लेना। फिर थोड़े से ब्रेक के बाद सरदार है, मैं पहले से बोलता हूँ, किसानों के लिए बहुत बातें करते थे। जो आदमी 2014 बशीर साहब के पास बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने शेख साहब के साथ भी काम किया हुआ है। बशीर साहब, आप जो लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, आप जानते भी हैं, आप कह भी रहे हैं और तस्दीक भी कर रहे हैं कि कैसे खतरा है। चंडीगढ़ का उदाहरण देते हैं और बाकी सारे दीगर उदाहरण देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है तो इंडिया ब्लॉक की हेल्प करनी है, तो आपके बीच में समन्वय और तालमेल क्यों नहीं बन पा रहे? मैं पिता और पुत्र की बात कर रहा हूं। पिताश्री कहते हैं कि 5 सीटों पर
हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर यूटी की 5 सीटें आप जानते हैं, और पुत्र श्री कहते हैं कि हम बाद में इस पर फैसला लेंगे। उनके एक पैरेलल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक उस साइड जा रही है, एक उस साइड जा रही है। पहली चीज यह है कि लोकतंत्र खतरे में है, हम बहस ये कर रहे हैं जी। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि कोई भी राजनीति करने वाला जिस वक्त वो असली मुद्दे से हट जाता है तो वो उन चीज़ों पे आ जाता है जो मुद्दा होता नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, जिसके ऊपर मैंडेट था बीजेपी को 2019 और 2014 में, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और उसके बाद जो फारूक साहब की बात आपने कही, सारी पार्टियां इकट्ठी होकर इंडिया ब्लॉक में गए, कोशिश की, चल रही है कोशिश। अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो ये भी भरोसा नहीं अभी कि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर में करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। वो कहेंगे जनाब ये भी हम बाद में करा लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो कैजुअलिटी हो गई। और कैजुअलिटी तब हो गई जब इन्होंने ऐसे फैसले ले लिए जो जम्मू कश्मीर के हित के खिलाफ थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख, अब तो जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गया है। लद्दाख वाले भी चला रहे हैं। जब लद्दाख वाले कोई बात करते हैं वो मान जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में अगर जम्मू का कोई बात कर रहा है, भूल जाइए, ये भूल जाए मेरे साथी बलौरिया साहब भी यहाँ बैठे हैं, लोगों को चुप जो देख रहे हो ना आप, ये चुप नहीं है, ये तूफान से पहले वाला एक सन्नाटा है। आपको ये सोचना होगा ये लोग चुप नहीं है। ये तूफान से पहले वाली खामोशी है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। हाँ, सन्नाटा, यानी तूफान आने वाला खामोशी है। को कहते हैं। ये तो 400 पार के तूफान की बात कर रहे हैं। तूफान आएगा ना। ना सुनो ना, ऐसा लोग कहते हैं कि हो सकता है जो ईवीएम की मशीनें पहले ही डुप्लीकेट बना के रखी हुई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लोग अलर्ट हो गए हैं, लोग इन चीज़ों का जवाब देंगे, क्योंकि ये जो बहस इस वक्त सोशल मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, इसका हम समझते हैं कि लोगों के अंदर गुस्सा है। हाँ, जब तक इनके पास ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी करप्ट करती है सब सिस्टम को। क्या बात है, 1996 में एनसी के पास 2/3 बहुमत था, याद है? फिर करप्ट किया सिस्टम को। नहीं, आप मानते हैं? आपको बताता हूँ, नहीं कोई करप्ट नहीं किया। जितने भी डिसीजन लिए अपोजिशन को बाज़ाब्ता। एक मिनट मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको जी। एक उदाहरण, पंचायतों के चुनाव आपने नौकरियां दी थी एमएलए को, 6 नौकरियां आप दे दीजिए। किसी एमएलए को नौकरी नहीं मिली, याद है आपको? किसी एमएलए को नौकरी नहीं मिली। मैं आपको एक उदाहरण मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वो बच्चे भी ला सकता हूँ। अब वो बड़े हो गए, 96 चले गए। 96 से लेके 2002 तक जो गवर्नमेंट की फारूक साहब ने, उसमें बीजेपी कहीं नहीं थी। क्यों नहीं थी? ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। दूसरी बात, पंचायतों के चुनाव करा रहे थे, मुझे याद है ऋषि कुमार कौशल साहब हुआ करते थे मीटिंग। ऋषि कुमार कौशल, हाँ, उस वक्त हुआ करते थे जी। मीटिंगें की, 100 मीटिंगें की अपोजिशन के साथ। फैसला हुआ कि पंचायतों का चुनाव कराना है। फारूक साहब ने कहा, बहुत से हमारे साथी कहते थे नहीं कराएं, लेकिन अपोजिशन ने कहा कराना है, करवाए, और उस मुश्किल दौर में चुनाव कराए। ये तो आज चुनाव करा के भूल गए। अब कहते हैं नहीं जनाब ये नहीं इसलिए करा रहे हैं कि चूंकि ये चीज इनको ओबीसी तब नहीं याद है। इनको जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे इनको पहले नहीं था। ये निर्मल जी, आप मुझे लगता है कि आप अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे करने के लिए। जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव में आप अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी समाज की सेवा करने नहीं आए। आप भी जी एक मिनट पहले आपके सवाल आप भी बड़ी सोची समझी एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में अपनी सियासत कर रहे हैं। बीच में आपने अपना ऑफिस बंद कर दिया, सबको निकाल दिया। देखिए ना, इलेक्शन कराएं, लोग जज हैं, वो फैसला करेंगे। जब आप इलेक्शन करा ही नहीं रहे तो फिर हु डिसाइड्स? जी अभी देखिए, डिक्लेयर तो कुछ नहीं हुआ है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन यहाँ से नहीं लड़ रही है? नंबर 1, ये हाईकमान का फैसला है, और जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, क्योंकि अलायंस के साथ है, जो भी होगा सरमाते पे। और जो सबसे बड़ी बात आज जो मुद्दा लोकतंत्र का है कि खतरे में है, वो अगर खतरे में नहीं होता तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं 2 इमीडिएटली फॉर लास्ट 1 वीक, नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल बॉन्ड, हर चीज जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी,
सारी दुनिया को तो सारे बंद देश कर को दिया। पता चलेगा, खत्म कर दिया। एवरीथिंग इज शुड बी देयर। नंबर 2, आपने देखा होगा ये पिछले आई थिंक 3 दिन पहले ही ये आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो भी करप्ट मैंने सारे जा रहे हैं बीजेपी में अपनी हड्डियां सेव करने के लिए, पता है कितने करप्ट हैं, तो वहां जाते हैं तो उनके सारे केस या उनकी सारी फाइलें बंद हो हमारे लोग करप्ट जाती हैं। हैं। बट सॉरी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी संज्ञान लेके कहा है कि जो भी मिनिस्टर है जिसके भी खिलाफ कोई चार्जेस हैं वो सारा का सारा ये होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, उसका जो काला चिट्ठा जो हाँ, है वो पूरा का पूरा डिटेल जो है वो उसकी अपलोड होनी चाहिए, ताकि पता चले कि किसके ऊपर कितने FIR है, किसने क्या किया है, किसने क्या किया है। अगर लोकतंत्र खतरे पे नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ये 2 बड़े फैसले नहीं लेती जी। तो इससे से पता चलता है कि ये सारे खिचड़ी पका तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी खिचड़ी पकने वाली है, ये जलने साहिल जी, वाली है। क्या एक ये मूव चला जा रहा है कि पब्लिक के बीच में ऐसी रिसेप्शन पैदा कर दी जाए कि वाकई में संविधान को बदला जा रहा है? नहीं, और आपने भी अपने कार्यकाल में बड़ी सारी अमेंडमेंट्स लाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई होंगी, वक्त के साथ साथ वो जरूरी भी रहती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोगों की बेहतरी के लिए लाना वो एक अलग इशू है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ अपनी राजनीति को ध्यान में रखकर लाना वो एक दूसरी चीज है। दूसरा, इन्होंने, मैं भदौरिया साहब की कुछ बातों का जो जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज से लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, इस देश में मुझे लगता है, नहीं, इस देश में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, या प्रधानमंत्री को अपने पद की जो है उस मर्यादा का मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी 2014 में आते हैं यहाँ चुनाव के प्रचार के लिए, कहते हैं बाप बेटी चोर है, बाप बेटा चोर है। उसी बाप बेटी के साथ वो जो है यहाँ पे गठबंधन जो है करते हैं। एक दिन संसद के पटल में खड़े होकर कहते हैं कि आदर्श सोसाइटी जो है वो स्कैम हुआ है, उसका मुख्य आरोपी कांग्रेस का सांसद जो है कांग्रेस के मंत्री अशोक चौहान है। दूसरे दिन कौन सी बता रहे, मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी ऐसी इन्होंने एक वॉशिंग मशीन तैयार की हुई है जहां पर वो डालते हैं और उसको वॉशिंग मशीन से एक करप्ट आदमी को बिल्कुल एक साफ सुथरा आदमी बनाकर निकालते हैं, उसी अशोक चौहान को लेने का काम करते हैं। 2016 से पहले आसाम जाते हैं, कहते हैं कि हिमंत विश्व शर्मा जो चोर है, आज वो जो है इनका मुख्यमंत्री है। तमिल टीएमसी के सुवेंदु अधिकारी हुआ करते थे, उसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगाया करते थे, आज वो इनका लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो है लीडरों की एक बड़ी भारी जो है लीडर्स की जो है वो एक बहुत बड़ी जो है बैंकरप्सी है और डर है। जो ये 400 पार का नारा दे रहे थे, यहां भी आए थे, मिशन 50 प्लस कर रहे थे, बाद में 26 सीटें आई थी। अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। इसीलिए लगता है कि जहां जहां जिस नेता से खतरा है, जहां जहां जो पार्टी मजबूत है, उनको तोड़ा जाए। आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना इनके साथ 27 साल रही, पूरी पार्टी को तोड़ दिया। एनसीपी जो थी वो पूरी पार्टी को तोड़ दिया, फिर भी भूख खत्म नहीं हुई तो अशोक चौहान को लेकर आ गए। इसका नहीं इनकी भूख है, लेकिन उसका जो जवाब है, वो जनता जो है वो आने वाले चुनावों में उनको देगी। बुलोरिया साहब, आप पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगता है, ये बड़े तीखे शब्दों में साहिल जी ने लगाया है। आप कभी किसी को करप्ट कहते हैं और उसको तुरंत ले भी आते हैं, मान सम्मान के साथ बड़े बड़े हार पहना करके। मैंने भाई साहब को सुना, सभी की सुन रहा हूं, सारे बड़े कंफ्यूज है। इस डिबेट में भी ये कंफ्यूज है। एक तरफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जजेस अपने लगा रही है, अपनी मर्जी के फैसले करा रही है। दूसरी तरफ कोर्ट को तारीफ कर रहे हैं कि कोर्ट अच्छा कर रहा है, उन्होंने रोका, वहां कंफ्यूज। दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत जो भी सरकार मेजॉरिटी में होती है वो करप्ट करती है, मनमानी करती है, लेकिन अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। 96 से लेकर 2002 तक मेजॉरिटी में सरकार थी, हम ईमानदारी से काम कर रहे थे। अपनी ही बात कहते हैं कि डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा, सरकार इलेक्शन नहीं करा रही। अपने ही जम्मू कश्मीर में मैं खुद 2002 में सरपंच रहा था, सरपंच बनने के बाद 8 महीने के बाद ओथ हुई और 5 साल निकल गए, हमें पावर से नहीं मिली। पूरे देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो गया, 19वीं होना है। जम्मू कश्मीर में 5 बार सिर्फ सिविक बॉडीज का और पंचायतों का चुनाव हुआ, इनकी सरकारें रही। 10 साल छोड़ के बात करें तो कभी नहीं हुआ। मैं एक क्वेश्चन करूंगा, अगर एक सवाल ले लीजिए, समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय एक सवाल ले लीजिए आप। पहली बार 370 टूटने के बाद, पहली बार 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। 76 सालों के बाद डीडीसी और बीडीसी के चुनाव हुए। कश्मीर बलदेव जी समय इजाजत दे रहा है। बलदेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल जी आपका शुक्रिया, निर्मल जी आपका शुक्रिया, शेख बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोदी झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूँ।